साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार में शिक्षकों के पदस्थापन और स्थानांतरण नीति से संबंधित जो आदेश शिक्षा विभाग की ओर से जारी हुई है, उन्हीं बिंदुओं पे बात करने के लिए उपस्थित है। हम लोग अंततः पदस्थापन और स्थानांतरण नीति में जो नीतियां बनाई गई है, जो आदेश जारी हुआ है, अंततः वहीं पे आकर के टिक जाएंगे। इस वीडियो का मैंने शीर्षक रखा है, क्या सक्षमता देना नियोजित शिक्षकों को बेकार हो गया। याद कीजिए, जिस समय सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड यानी कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे उनको विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा, राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा। जिस प्रकार से नियमित शिक्षकों को जो सुविधाएं मिलती थी, उन प्रकार की सुविधाएं देने की बात कही गई थी। उस आदेश में जब सक्षमता की गाइडलाइन जारी की हुई थी, तो उसमें 3 बार नियोजित शिक्षकों को पास करने का मौका दिया गया था। थोड़ा सा पीछे से चलेंगे तो सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि क्या सक्षमता देना बेकार हो गया। तो उस समय 3 बार पास होने का मौका दिया गया था। यदि आप 3 बार में सफल नहीं हो पाएंगे तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। इस प्रकार की जानकारियां दी गई थी, लेकिन फिर उसमें कुछ तब्दीलियां हुई, कुछ सुधार किया गया और पुनः उसे 5 बार बढ़ा करके किया गया। फिर भी इस पे लोगों का मंथन हुआ, शिक्षा विभाग के द्वारा भी इस पे गहन अध्ययन किया गया और अंततः जब कोर्ट का आदेश आया तो उसमें यह बातें आकर के निकली कि जो नियोजित शिक्षक चाहे तो दे सकते हैं सक्षमता परीक्षा, विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं, उसके बाद जो राजकर्मी की सुविधाएं होती है वह प्राप्त कर सकते हैं, वह उनके इच्छानुसार कार्य होगा। तो जब यह बातें निकली तो बहुत सारे शिक्षक थोड़ी सी अपने आप में सुकून महसूस किए, राहत की सांस लिए। बहुत ऐसे भी शिक्षक हैं जो सक्षमता भरने से शुरू में डिनाई कर रहे थे, इनकार कर रहे थे, और कुछ ऐसे शिक्षक थे जो चाह रहे थे कि मैं सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बनकर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लूँ। तो लगभग 1,87,000 नियोजित शिक्षकों ने इस परीक्षा में क्वालिफाई कर चुके हैं। बहुत सारे शिक्षक इसमें भरे थे फॉर्म, लेकिन कुछ वो सफल हुए, लेकिन अधिकतर सफलता ही इन शिक्षकों को हाथ लगी। सक्षमता 1 में शिक्षक फॉर्म भरे, उसके बाद लगभग नियोजित शिक्षकों की संख्या बताई गई है 3,50,000 के इर्द गिर्द है। उनमें बहुत शिक्षक छूट गए। वे चाह रहे थे कि हम राजकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं करेंगे, जहाँ पे हम अभी पदस्थापित हैं वर्तमान में वहीं हम रहना चाहते हैं। जब कोर्ट का आदेश हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी, जो अपने आप में अडिग हो चुके थे कि चलो पहली सक्षमता परीक्षा को हम नहीं देंगे, उसके बाद क्या विभाग क्या आदेश जारी होता है अलग से, उसकी मैं प्रतीक्षा करता हूँ, उसका इंतज़ार करता हूँ। और जो आपाधापी में जल्दबाजी में सक्षमता को पास कर चुके हैं, वे अभी कुछ न कुछ असहज महसूस कर रहे हैं। तो 3,50,000 शिक्षकों में फॉर्म भर करके बहुत सारे शिक्षक परीक्षा दिए सक्षमता विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए। तो उसमें 1,87,000 शिक्षक पास कर चुके, उनको अपना गृह जिला भी मिल चुका। पहले उसमें बताई गई थी कि आप 3 जिला ऑप्शन के आधार पर देंगे। 3 जिला में आपका जिस अनुसार से अंक प्राप्त होगा, उस अनुसार से पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि अच्छा अंक है तो उस स्थिति में जो क्वालिफाइंग मार्क्स से उससे यदि अधिक अंक लाते हैं तो आपको अपना गृह जिला मिल जाएगा। लगभग यहाँ भी 100% शिक्षक अपने गृह जिला को प्राप्त कर चुके थे। कुछ ऐसे शिक्षक थे जो कम नंबर लाए थे, उनको दूसरा ऑप्शन प्राप्त हुआ था। उसके बाद बहुत कम ही नाम मात्र के शिक्षक
बचे हुए थे जिनको तीसरा ऑप्शन मिला था, लेकिन जो उन्हें ऑप्शन प्राप्त हुआ था वह संतुष्ट हो चुके थे कि चलिए अब कहीं ना कहीं मैं अपने ज़िला में जाऊंगा और जो प्रखंड की बात होगी तो गिरिह प्रखंड को छोड़ करके उसके इर्द गिर्द जो नज़दीकियाँ होगी वहाँ पे हम पदस्थापित हो जाएंगे। 1,87,000 शिक्षकों में अभी भी लगभग 48,000 वैसे शिक्षक हैं जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया है। अब इनकी काउंसलिंग होती है, यह भी पदस्थापन स्थानांतरण नीति के जो प्रक्रिया आई हुई है उसमें भाग ले पाते हैं या फिर क्या होता है वो तो आने वाले समय में हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे। और अभी भी उन जो नियोजित शिक्षकों की संख्या थी उनमें 1,63,000 नियोजित शिक्षक जो सक्षमता 1 में क्वालिफाई नहीं किए थे। हो सकता है सक्षमता 2 में परीक्षा दिए हों, लेकिन उसका तो अभी तक कहीं कुछ वैसा कोई जिक्र नहीं है जो कि इस पदस्थापन और स्थानांतरण नीति का लाभ उठा पाएँ। तो अभी भी 1,63,000 के लगभग नियोजित शिक्षक वह नहीं चाह रहे थे। इससे यही स्पष्ट हो पा रहा है कि वह नहीं चाह रहे थे कि हम पदस्थापन या स्थानांतरण नीति का बेनिफिट लें या तो फिर राजकर्मी में जो जितनी सारी सुविधाएं प्राप्त होती है उन सुविधाएं को हम ना लें। हम जहां भी हैं कुछ कम ही पैसा प्राप्त हो रहा है तो वहीं ही हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब पदस्थापन और स्थानांतरण नीति जब आई तो उसमें ऐसा कंडीशन लगाया गया, ऐसा कंडीशन बनाया गया तो उन बचे हुए नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए थे, कुछ शिक्षकों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि हम जहाँ हैं वहीं अच्छे तरीके से उन स्थान पे उस विद्यालय में सेटल हो चुके हैं। हमारे घर से विद्यालय की जो दूरी है जो होनी चाहिए वास्तविक रूप से वह हमें काफ़ी अनुकूलित करता है, मेरे अनुकूल है। तो वह अभी अच्छा सहज महसूस कर रहे हैं, अपने आप में खुशी महसूस कर रहे हैं। कारण पदस्थापन और स्थानांतरण नीति के तहत कुछ कंडीशन लगाया गया है और कंडीशन से आप वाकिफ़ भी हैं। इसमें नियमित शिक्षक, उसके बाद TRE 1 और TRE 2 के शिक्षक, फिर विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक को इससे दूर रखा गया है। स्पष्ट उसमें चर्चा की गई है कि नियमित शिक्षक यदि चाहें उनकी स्वेच्छानुसार से वे पदस्थापन स्थानांतरण नीति का लाभ ले सकते हैं। तो उसके लिए वैसा कोई प्रतिबंध है, वैसा कंडीशन नहीं लगाया गया है। वे चाहे तो ले सकते हैं, अन्यथा वहाँ पे बरकरार रह सकते हैं। उसके बाद TRE 1 और TRE 2 वह भी इसी दायरे में है, वह भी स्वेच्छा से चाहेंगे तो जा सकते हैं, अन्यथा रह सकते हैं। अब बात आती है कि सक्षमता पास 1,87,000 शिक्षकों पे शिकंजा कसता दिख रहा है। उसके लिए हर स्थिति में पदस्थापन नीति का लाभ लेना होगा। उनके लिए कहा गया है कि आप जिस अनुमंडल के वासी हैं, यानी कि आपका जो गृह अनुमंडल है, और इसके साथ साथ है कुछ बातें यह भी निकल करके आ रही है कि जहां आप पदस्थापित हैं जिस अनुमंडल में, उस दोनों अनुमंडल को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में बहुत सारे शिक्षक जो दूर दराज में हैं तो गृह अनुमंडल तो उनका छूटेगा, जो इर्द गिर्द का अनुमंडल है उनको बेनिफिट कुछ मिलने की संभावनाएं बनती है। उसके बाद यदि नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास कर चुके हैं वे यदि चाहें कि हम पदस्थापन और स्थानांतरण नीति का लाभ हम नहीं लें, तो वैसी स्थिति में उस आदेश में कहा गया है कि आपको हर हालत में उस विद्यालय से अन्यत्र विद्यालय, अन्यत्र अनुमंडल में रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया के तहत फेंक दिया जाएगा, यानी कि वहाँ पे पदस्थापित कर दिया जाएगा। तो अब उन शिक्षकों के लिए जो पास कर चुके हैं उनको अब यहाँ पे दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या किया जाए। यदि नहीं करते हैं चॉइस, यदि फॉर्म ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से जो भराया जा रहा है उसका यदि हम उसमें ऑप्शन नहीं देते हैं
तो विभाग के द्वारा अपने अनुकूल, अपने मनो अनुसार कहीं भी उसको भेजा जा सकता है। और यदि हम जो अनुमंडल का डिमांड किया जाएगा 10 अनुमंडल का, जिसमें 3 ही महत्वपूर्ण है, उसके बाद 7 के बाद जो विकल्प आप देंगे उसमें फिर पुनः रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया होगी। और यह जो 3 अनुमंडल दिया जाएगा रिक्ति के आधार पर आपको दिया जाएगा। जिस अनुमंडल को आप पहला चॉइस मानते हैं, प्रथम श्रेणी में रखे हैं, तो उसमें यदि रिक्ति रहती है तो आपका उस अनुमंडल में एक पद किसी विद्यालय में प्राप्त हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में आप दूसरे अनुमंडल में जाएंगे, उसमें भी यदि रिक्ति रहती है तभी आप रह सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है दूसरे में तो तीसरे में जाएंगे, तीसरा में नहीं रहता है तो 7वें के बाद जो शेष अनुमंडल आपने विकल्प के रूप में दिया है, तो रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया के आधार पर जहाँ पे सीट खाली रहेगा वहाँ पे आपको दिया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ पे जो सक्षमता उत्तीर्ण कर चुके हैं, अब वह कुछ कर नहीं सकते हैं, वह पदस्थापन और स्थानांतरण नीति का लाभ लेने से बाध्य हैं। हर हालत में उसे लेना ही पड़ेगा। लेकिन नियोजित शिक्षक अभी भी जहाँ पदस्थापित हैं, तो नियोजित शिक्षक उन शिक्षकों की मैं बात कर रहा हूँ जो सक्षमता क्वालिफाई नहीं किए हैं या तो फिर चांस भी नहीं लिए हैं। वे पहले से ही तैयार हो चुके हैं कि हमको राजकर्मी का दर्जा नहीं लेना है। तो इस स्थिति में वह सकून महसूस कर रहे हैं कि चलो जहां हम हैं, एक जो दूरी होनी चाहिए वो उस दूरी को मैं मेंटेन कर रहा हूं और हम वहीं रह जाएंगे। पदस्थापन या तो फिर स्थानांतरण की जो ट्रांसफ़र की नीति होती है, हम लोग समान रूप से इस बात को जानते हैं कि शिक्षकों की या कोई भी कर्मचारी हो, किसी भी कैटेगरी के कर्मचारी हो, तो स्थानांतरण में उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो उसमें दूरियां बढ़ जाती है और दूरियां बढ़ने के आधार पे सभी शिक्षक, अभी भी जितना भी क्वालिफाई शिक्षक है सक्षमता, उनके दिमाग में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार अब क्या किया जा सकता है। लेकिन कुछ विश्वास भी यहाँ पे रखने लायक बातें हैं कि जिस प्रकार से शुरुआती दौर से आप देखिए कि जब गाइडलाइन जारी हुई थी 3 बार का, तो उसमें भी तब्दीलियाँ हुई। उसके बाद 5 बार मौका मिला। उसके बाद कोर्ट का आदेश आया कि नहीं, जो नहीं जाना चाहते हैं तो रहें। उसके बाद पदस्थापन और स्थानांतरण की नीति बनी। इसमें समाचार के माध्यम से कुछ सुनने के लिए यह भी आ रहा है कि अब हो सकता है कि जहाँ पे जिस ज़िला में एक ही अनुमंडल है, तो वहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में जो शैक्षणिक अनुमंडल है उस पे भी बनने की चर्चाएं हो रही है। और उम्मीद है कि हद तक इसमें कुछ न कुछ संशोधन होने की गुंजाइश दिख रही है। और प्रयास होगा शिक्षा विभाग का भी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नियोजित शिक्षक हैं, जो अरसों से, सदियों से, काफ़ी दिनों से चाह रहे थे कि अपने अनुसार से मनोनुकूल जो 25 से 30 किलोमीटर की दूरियां होती है, उस दूरी को मेंटेन यदि रखा जाता है तो काफ़ी हद तक वह शिक्षक यहाँ पे खुश रहेंगे। और उनका जो क्रियाकलाप है, दैनिक क्रियाकलाप, बच्चों के पठन पाठन से लेकर के सारी जो शैक्षणिक क्रियाकलाप होती है, उसमें अच्छी तरह से वे फ्री माइंडेड काम कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में वह अभी भी उसी बातों को लेकर के दोहराते रहेंगे कि मेरा पदस्थापन हुआ, लेकिन जो स्थानांतरण नीति बनी थी, जिसकी डिमांड थी सदियों से, और उस स्थानांतरण नीति में हम लोग जो मिलना चाहिए, जो फ़ायदा होना चाहिए, वह कुछ न कुछ कमी रह गई है। मैं फिर अंततः पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को दोहरा रहा हूँ कि उम्मीद रखिए कि आने वाले समय में शिक्षा विभाग की ओर से अच्छे पहल की जाएगी और जितने भी क्वालिफाई सक्षमता जो नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक बनने की राह में आगे चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से शुभ संकेत शिक्षा विभाग की ओर से देखने को मिलेगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।